नमस्कार। देखिए, दिल्ली में जो एमसीडी के महापौर का चुनाव है, उसमें महाभारत क्या हुई थी, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में निहाल सिंह जी से बात की थी। निहाल सिंह आज फिर हमारे साथ हैं। वेलकम। नमस्कार। निहाल सिंह एमसीडी के इतनी जानकारी रखते हैं कि शायद एमसीडी के किसी अधिकारी को भी नहीं होगी। वहां के कोने कोने की खबर निहाल सिंह के पास रहती है। और अब एमसीडी से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि 24 जनवरी को एक बार फिर डेट फिक्स हुई है महापौर के चुनाव की। निहाल, पहले तो बताएं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है। सर, चूंकि 6 तारीख की जो चुनाव होना था मेयर का, उस दिन हंगामा हुआ, उसकी वजह से वो चुनाव नहीं हो पाया। अब इसके बाद फिर से नई पहली बैठक कराने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। निगम ने इसका प्रस्ताव 30 जनवरी के लिए भेजा था, क्योंकि 26 जनवरी की वजह से सिविक सेंटर की हाई राइज बिल्डिंग है, इसकी वजह से सुरक्षा के इंतजाम वहां रहते हैं और कई दिन हाफ डे और पूरा दिन बंद रहता है सिविक सेंटर। लेकिन जैसे ही 30 तारीख को दिल्ली सरकार के माध्यम से ये प्रस्ताव, निगम का प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास पहुंचा और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पर आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि आठ माह से दिल्ली में महापौर नहीं है, तो ऐसे निगम के महापौर का चुनाव ज्यादा दिनों तक टालना उचित नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने 3-4 तारीखों का चुनाव विकल्प दिया था, जिसमें एक 24 तारीख भी थी। अब वो एलजी से जो मंजूरी मिली है वो 24 तारीख की मिली है। 24 तारीख को फिर से वही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। फिर उसके बाद महापौर, उप महापौर का चुनाव होगा और स्थायी समिति के लिए 6 सदस्यों का चुनाव होगा। ये तो अभी मैं आपकी बात से जो मेरे समझ में आया वो ये आया कि चूंकि सिविक सेंटर की जो बिल्डिंग है वो सेंसिटिव इलाके में है, और जो हमारे दर्शक नहीं जानते मैं उन्हें ये बता दूं, क्योंकि मैंने भी एक लंबा अरसा वहां पर गुजारा है उन बिल्डिंगों में। तो यहाँ बता दूं कि कनॉट प्लेस और जहां पर गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है, उस पर कर्तव्य पथ अब उसका नाम हो गया है शायद, वहां से जो इंडिया गेट के पास, वहां पूरे 2-3 किलोमीटर के एरिया को 3 दिन के लिए सील कर दिया जाता है, लगभग 48 घंटे पहले। तो कोई भी हाई राइज बिल्डिंग में कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, सब जगह सुरक्षाकर्मी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। तो निहाल सिंह यही समझाना चाह रहे हैं कि 26 जनवरी की वजह से सिविक सेंटर की बिल्डिंग भी चूंकि बंद हो जाएगी, इसलिए 2 दिन पहले यानी कि 24 तारीख को ये चुनाव कराना तय हुआ है। लेकिन निहाल, आपने ये बताया कि उस दिन शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन असली मुद्दा पिछली मीटिंग में जो था और जिस वजह से झगड़ा शुरू हुआ था वो तो यही था कि जो शपथ ग्रहण होगा सदस्यों का, वो नामांकित सदस्यों का पहले होगा या जो चयनित सदस्य हैं उनका पहले होगा। झगड़ा तो वहां से शुरू हुआ था, उसका समाधान कैसे होगा इस बार, वो कैसे तय किया गया है? अभी उस बैठक के लिए पीठासीन अधिकारी तय नहीं हुए हैं, उसका भी एक आदेश आएगा। और संभवतः चूंकि सत्या शर्मा पीठासीन अधिकारी के तौर पर शपथ ले चुकी थी, तो इसलिए सत्या शर्मा ही पीठासीन अधिकारी बनेंगी। उनका साफ कहना है सत्या शर्मा का कि उन्होंने उस दिन नियमों के अनुसार कुछ भी, नियमों के मुताबिक ही किया था और कुछ भी गलत नहीं किया था। अब उनका कहना है कि जिस तरीके से वो शपथ करा रही थी वो उसी तरीके से कराएंगी। अब ये विपक्ष को तय करना है कि वो सदन में हंगामा करेंगे तो फिर वो उस पर वो कार्रवाई भी करेंगे अगर उनको फिर से पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने निगम से भी पिछली बैठक के बाद बात की थी और कहा था कि सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए। 70 सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगाए गए थे, उसकी संख्या 2 गुनी 3 गुनी करने की बात भी कही जा रही है। अब उनका साफ कहना है कि महापौर का और जो पीठासीन अधिकारी का जो आसन होता है उसके आसपास लोग ना आ पाए, इसकी व्यवस्था में निगम को करनी होगी। और शपथ ग्रहण चूंकि महापौर के आसन के नजदीक ही होता है, तो कोई भी सदस्य अगर अनुशासनहीनता करेगा तो वो कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगी। अच्छा, इसमें एक तो ये बताइए कि जो ये पीठासीन अधिकारी होते हैं, ये कौन कौन किस में से चुने जाते हैं? क्या किसी सभासद में से चुना जाता है या निगम के अधिकारी होते हैं? सर, निगम के एक्ट के अनुसार जो इनमें से जो पार्षद है, जो सदस्य चुन के आए हैं, उनमें से ही एक सदस्य को पीठासीन अधिकारी उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। और उसमें से बस एक शर्त ये है कि वो जो पीठासीन अधिकारी होगा वो महापौर या उप महापौर या स्थायी समिति के 6 सदस्यों में से चुनाव नहीं लड़ रहा होगा। उस दावेदार ना हो। हाँ, वही उसमें से किसी भी पार्षद को, जो शेष पार्षद है उनमें से किसी भी पार्षद को पीठासीन अधिकारी उपराज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए उनका सत्या शर्मा का नाम है। और इस पे भी हालांकि ये प्रक्रिया इस तरह की है जैसे कि विधानसभा में होता है कि शपथ ग्रहण के लिए स्पीकर का चुनाव होता है,
अगर जी स्पीकर उस समय नहीं है तो प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है। जी हाँ, सर। तो तो इसमें कोई ये उसमें, लेकिन विधानसभा में एक चीज ये होती है कि वहां पे ये तय किया जाता है कि जो सीनियर मोस्ट एमएलए होता है उसको चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर भी सीनियरिटी के हिसाब से। इसमें इसका कोई है कि किस आधार पर सत्या शर्मा बनाई गई थी? निगम के एक्ट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। किसी मतलब ये उपराज्यपाल के विवेक के ऊपर छोड़ा गया है। और इसमें दिल्ली सरकार में उपराज्यपाल में इसी बात पे भी जंग भी हो रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 6 नाम भेजे थे। उसमें 5 छठी बार के काउंसलर जो मुकेश गोयल हैं, जो आम आदमी पार्टी के दल के नेता भी बनाए गए हैं, उनका भी नाम था। तो उपराज्यपाल ने ये कहते हुए उनका नाम रिजेक्ट कर दिया कि उन पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है, इसलिए वो उनको नहीं कर सकते। 1-2 और जो नाम थे उसमें एक का उपराज्यपाल के हवाले से कहा गया कि उनकी शिक्षा पूरी नहीं है, मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनका नाम पीठासीन अधिकारी पर नहीं चयनित किया। और कुछ पार्षदों का नाम उन्होंने इसलिए रिजेक्ट किया कि उन पर कुछ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और सत्या शर्मा का नाम इसलिए उन्होंने चुना कि क्योंकि वो पूर्व में महापौर रही हैं, और इसलिए उनके अनुभव को देखते हुए उन्होंने ये नाम चुना। तो सत्या शर्मा भी आम आदमी पार्टी की ही मेंबर है? नहीं, सत्या शर्मा भाजपा की मेंबर है। वो पूर्व महापौर रही है पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 2012। तो उनका नाम प्रस्ताव में कैसे शामिल हुआ था जब बाकी तो सभी आम आदमी पार्टी के लोग थे? 6 नाम दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए थे। हालांकि राजनिवास के सूत्रों का ये कहना था कि ये अधिकार दिल्ली सरकार का नहीं है, लेकिन फिर भी 6 नाम राजनिवास उप मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया के माध्यम से भेजे गए वहां पर। तो इसमें से उन्होंने उपराज्यपाल ने सत्या शर्मा का नाम इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि सत्या शर्मा महापौर रही है और उन्हें सदन की कार्रवाई। आप मेरी बात समझे नहीं। मैं निहाल ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सत्या शर्मा का नाम मनीष सिसोदिया क्यों भेजेंगे? वो तो बीजेपी की है। वो इसलिए क्योंकि भाई सरकार को दोनों पक्षों के भेजने होते हैं ना। अगर वो सरकार अच्छा। आम आदमी पार्टी तो मतलब जैसे 6 नाम भेजे तो उसमें कितने आम आदमी पार्टी के थे और कितने बीजेपी? 4 आम आदमी पार्टी के थे और 2 बीजेपी के थे, जिसमें एक पूर्व महापौर बीजेपी की नीमा भगत है, जो भी पूर्वी दिल्ली की महापौर रही है, और एक पूर्व महापौर ये सत्या शर्मा है, जो 3 बार की काउंसलर है और पूर्वी दिल्ली में ये महापौर भी रही है 2012 से 17 के बीच में। तो यानी कि ये है कि अब तय हुआ कि जो 6 नाम भेजे गए थे उनमें से ही एक सत्या शर्मा बनी थी, और उम्मीद है कि इस बार ये भी पीठासीन अधिकारी रहेंगी। तो अभी सत्या शर्मा का कोई मीडिया, आप लोग उनसे मिले हों, उन्होंने कोई इस बारे में बाइट दी हो कि अब जो 24 की डेट फिक्स हुई है तो उनका उस बारे में क्या कहना है? उनसे मेरी कल फोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो अभी वैसे उनके पास औपचारिक इसका वो आदेश नहीं आया है कि वो पीठासीन अधिकारी होंगी। अगर वो पीठासीन अधिकारी होती हैं तो वो नियमों के मुताबिक जो काम पिछली बैठक में कर रही थी, नियमों के मुताबिक वैसे ही करेंगी, और वो सुरक्षा वो सुनिश्चित करेंगी, अगर वो फिर से पीठासीन अधिकारी बनती है, कि महापौर के आसन, जो पीठासीन अधिकारी का भी आसन होता है, उसके समक्ष कोई भी सदस्य ना आ पाए, ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए वो निर्देश भी देंगी। क्योंकि शपथ ग्रहण कराना ये उनका प्राथमिक कर्तव्य है और वो इसको पूरा करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और भी जानना चाह रहा था मैं। जैसा आपने कहा कि 70 सिविल डिफेंस के लोग होंगे, बहुत से लोग जानते नहीं है सिविल डिफेंस क्या होता है। सिविल डिफेंस ऐसे होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में होम गार्ड होते हैं जी। तो बहुत से लोग जानते नहीं है, जैसे कि विधानसभाओं में मार्शल्स लगाए जाते हैं, और मार्शल लोकसभा और राज्यसभा में मार्शल होते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड्स ही होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी सीआईएसएफ या सीआरपीएफ के जवान होते हैं। तो उन बेचारों के पास कोई इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो किसी को रोक सके। इसमें नहीं, इसमें निगम की एक और है कि 10-12 इनके पास 12 करीब सीआरपीएफ के जो मतलब अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मचारी भी है। हालांकि वो रिटायर हो गए तो थोड़े से बुजुर्ग भी है, तो इसलिए डिफेंस वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाई गई थी कि ताकि वो सुरक्षा के इंतजाम कर सके और चारों तरफ वो सदस्यों को बिठाने में भी मदद कर सके। हालांकि उनके पास किसी भी मार्शल के पास या जो है इनके पास किसी भी सदस्य को प्रदर्शन करने और उस करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं था। ये सदस्यों का अपना वो अधिकार है कि वो सदन में अपनी संवैधानिक रूप से अपनी बात को रख सके। हाँ, देखिए वो तो वैसे भी संभव नहीं है। जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं उन पे ताकत का, फोर्स का इस्तेमाल तो किया नहीं जा सकता। ये नहीं कर सकते आप कि आप
लाठी के बल पर उन्हें लाइन में लगा दें या उनको डिसिप्लिन की बात कहें। लेकिन सर सदन बाहर कर सकते हैं। हाँ, वो सब चीजें हैं, वो बाहर निकाला जा सकता है। तो इसके लिए ऐसा भी किया जा सकता है कि जिन 4 लोगों की शपथ होनी है उन्हीं को अंदर बुलाया जाए, बाकी को बाहर रखा जाए। क्या ये भी संभव है? नहीं, पहले तो सदन में सभी सदस्यों को बुलाया जाएगा। अगर क्योंकि ऐसा कोई नहीं है ना कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी भी सदस्य को रोका जाए। हाँ, उसमें नियम है ये, पीठासीन अधिकारी पहले किसी सदस्य को एक बार चेतावनी देंगी, फिर दूसरी बार चेतावनी देंगी, उसके बाद वो उस सदस्य को सदन से बाय नेम करके बाहर करने का आदेश दे सकती है। ये निगम का नियम है। और उसके बाद वो एक बैठक के लिए अधिकतम 15 दिन के लिए उनको सदन की बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। ये पीठासीन अधिकारी और महापौर के पास ये अधिकार होता है निगम एक्ट के अनुसार। अच्छा, अब ये बताइए, एज ए जर्नलिस्ट आप जो चीज इसको कवर कर रहे हैं, अब ये बताइए मुझे कि क्या 24 तारीख को चुनाव होगा या फिर इसी तरह से महाभारत? सर 24 तारीख को मंगलवार है, और मंगलवार को अगर दंगल हुआ तो ये चुनाव आपका अप्रैल में चला जाएगा। क्योंकि निगम के इसके बाद, महापौर के बाद, चुनाव के बाद और भी चीजें के चुनाव होने, जिसमें वार्ड कमेटी है और जिसमें स्टैंडिंग कमेटी है। उसके लिए भी 25 से 30 दिनों का समय चाहिए होता है। अगर इस बार चुनाव नहीं हो पाया तो ये चुनाव फिर चला जाएगा फरवरी में, और फरवरी के बाद 31 मार्च तक का मेयर का कार्यकाल होता है। तो वो चुनाव आगे नहीं हो पाएगा। उम्मीद है कि इस बार चुनाव हो जाना चाहिए। और कई सदस्यों से बात भी हुई तो उन्होंने इस बात को दबी जुबान में स्वीकार भी किया कि यार चुनाव तो हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि वो बैठक इसीलिए ही बुलाई गई थी। तो असल में क्या है कि इस समय एक और पेचीदा चीज इस समय ये भी है कि अगर आप, जैसे कि आप पहले भी एक वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जो मेयर बनेगा इसका केवल मार्च तक की समयावधि है इसकी। अप्रैल में फिर दोबारा चुनाव अगले मेयर का, नए मेयर का होगा, जो कानून है, जो एक्ट के अनुसार है। और इसमें दिक्कत यह है कि अगर नए मेयर नहीं बनते हैं और बॉडी ने अपना काम नहीं शुरू किया तो जितने भी पार्षद हैं ये सब घर ही बैठे रहेंगे, ये नाम के पार्षद बने रहेंगे तब तक। इनको पार्षद कोई अधिकारी नहीं है इनके पास, जब तक ये शपथ नहीं, ना तो ये किसी बैठक में शामिल हो सकते हैं, ना ही किसी अधिकारी के आदेश दे सकते, कोई भी काम कराने का आदेश दे सकते हैं। ये तो जब शपथ होगी उसी के बाद ही इनको उसके चुने हुए पार्षद का अधिकार मिलेगा। मुझे लगता है कि इसमें पार्टियों की अपने पार्षदों से भी बिल्कुल राय हुई होगी जरूर, कि आम आदमी पार्टी वाले भी और बीजेपी वाले की, भाई इस बार क्या करना है। तो आपने अलग अलग पार्टियों से बात की है कि उन्होंने क्या रणनीति अब बनाई है इस बारे में? इसमें यही समस्या यही आ रही है कि अब अभी तक भाजपा और कांग्रेस में तो संवाद काफी होता रहता है, मतलब जो भले ही वो लोग सदन में एक दूसरे का विरोध करें, लेकिन चूंकि वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन वो सदन को चलाने के लिए उनमें आपस में पीछे के पर्दे पे बातचीत होती रहती है। लेकिन समस्या यही आ रही है कि इस बार ना तो भाजपा इस मामले में आम आदमी पार्टी से बात करना चाहती है और ना ही आम आदमी पार्टी भाजपा से बात करना, क्योंकि दोनों की जो वैचारिक लड़ाई है वो बहुत उछले स्तर, मतलब बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसमें संवाद की बहुत सारी कमी है दोनों के बीच में। यही वजह है कि जो है पिछली बैठक जो शपथ ग्रहण जैसे कार्यक्रम की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों के बीच ये बात हो ही नहीं पाई कि कैसे सदन को चलाएंगे, उनकी क्या राय है, वो कैसे चलाना चाहते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग हाउस में बन जाती है हाउस से पहले कि भाई हम ये कराएंगे, आप अगर विरोध करना है तो करना, लेकिन हमें ये काम कराना जरूरी है, इसलिए आप इस पे आप अपना विरोध कर सकते हो, लेकिन हमें ये कराने देना। लेकिन पिछली बार तो ऐसा ही हुआ कि करने नहीं दिया गया, और जो महापौर और पीठासीन अधिकारी का आसन होता है वहां पर पार्षद जो है, दोनों दलों के पार्षद प्रदर्शन करने पहुंच गए, जिसकी वजह से वो समारोह ही नहीं हो पाया और पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को वो हाउस की बैठक स्थगित करनी पड़ी। सर इसमें एक बात, इसमें कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जाता कि जैसे लोकसभा में या विधानसभा में होता है कि एक सर्वदलीय बैठक टाइप की बुलाते हैं जो स्पीकर, और पहले उसमें एजेंडा क्लियर कर देते हैं कि भाई देखिए हमारा इरादा ये है, अब आप लोग इसमें सोच लें। क्या इस तरह का कोई प्रयास एलजी की तरफ से, निगम बॉडी की तरफ से, पीठासीन अधिकारी, सरकार, किसी की तरफ से ऐसा प्रयास नहीं होता इसमें? अभी पीठासीन अधिकारी बने तो ये बात हो, लेकिन चूंकि मैं पहले ही बताया कि दोनों में राजनीतिक लड़ाई और मतलब विचारधारा की लड़ाई इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते ही नहीं है।
क्योंकि इधर आप एक देख रहे होंगे दिल्ली बस वो सरकार, सब चाहते हैं कि वो ताकत का वो इस्तेमाल वहीं पे करें, हाँ सदन में। आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार में भाई मुख्य चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री राजनिवास पर प्रदर्शन करने पहुंच गया। ये तो किसी राज्य में बहुत कम ही होता है, मतलब ये देखने को नहीं मिलता है। और ये मुख्यमंत्री गवर्नर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो ये राज्यपाल के उपराज्यपाल के खिलाफ प्रदर्सन करना, ये अपने आप में ही एक अनोखी घटना हो जाती है। तो इस स्तर की जब लड़ाई पहुंच चुकी है तो फिर संवाद की बात तो थोड़ा सा वो लगती है कि बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। हालांकि कुछ पार्षद इसमें प्रयास कर रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के, लेकिन वो उन पार्षदों का स्तर किस स्तर का है, वो अपनी पार्टी को समझा पाएंगे नहीं पाएंगे, ये एक अलग विषय है। कुछ अच्छा, अब हमें निहाल, अब चलते चलते हमें एक ये चीज स्पष्ट और कर दीजिए कि इस समय जो है महापौर, उप महापौर, इन सब के लिए दावेदार कौन कौन लोग हैं, और जो पार्टियों के बीच में जो क्या कहना चाहिए कि पावर बैलेंस किस तरीके से है, ये भी स्पष्ट कर दीजिए। सर अभी जो सब बीजेपी ने जो महापौर प्रत्याशी उतारे हैं वो रेखा गुप्ता है, शालीमार से वो पार्षद है, तीसरी बार की पार्षद चुनी गई है। और बीजेपी से उप महापौर कमल बागड़ी हैं जो पहली बार पार्षद बने हैं। और आम आदमी पार्टी से पटेल कमल बागड़ी किस किस क्षेत्र से हैं? ये कमल बागड़ी ये किशनगंज के इधर के क्षेत्र से, पुरानी दिल्ली के तरफ इनका वार्ड पड़ता है, वहां से है। और शैली ओबराय जो पटेल नगर से जो पार्षद चुनी गई है, वो वहां से है, आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी हैं। और आले मोहम्मद इकबाल जो सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आए, 17,000 वोटों से जीत गए, वो आम आदमी पार्टी के उप महापौर पद के उम्मीदवार हैं। और संख्या बल तो हम बता ही चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के पास 150 है सभी सदस्यों को मिलाकर, जिसमें 134 चुने हुए सदस्य, 13 विधायक और 3 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के पास है। और बीजेपी के पास 105, जो कि एक निर्दलीय शामिल हो गया है उनके पास, तो 105 सदस्य बीजेपी के पास चुने हुए हैं। और 7 लोकसभा के एमपी है और 1 विधायक है। तो बीजेपी के पास ये संख्या है और आम आदमी पार्टी का 150 की संख्या है। अच्छा, हमें ये और बता दीजिए कि दोनों ही पार्टियों के जो महापौर और उप महापौर पद के प्रत्याशी हैं, इनको इनकी पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने का समीकरण क्या है? शैली ओबराय को आम आदमी पार्टी ने महापौर प्रत्याशी क्यों बनाया और आले हसन को क्यों बनाया, ये तो स्पष्ट कीजिए, ऐसे बीजेपी का स्पष्ट कीजिए। सर पहले मैं आम आदमी पार्टी को बनाया, शैली ओबराय चूंकि जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उनके विधानसभा से वो जीत कर आई हैं। आदेश गुप्ता की जो विधानसभा उनकी विधानसभा क्षेत्र से आई है, हाँ वो जीत कर आई है, तो इसलिए उनको आम आदमी पार्टी ने महापौर पद का प्रत्याशी बनाया। और आले मोहम्मद इससे क्या मैसेज है? इससे क्या मैसेज जाए? इससे मैसेज है कि भाई उनकी विधानसभा में हरा दिया आपने, और क्योंकि वो उन्हीं के आदेश गुप्ता के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था निगम का। और हाँ, उस समय तो आदेश गुप्ता ही जो है अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उनकी विधानसभा से जीत कर आना, और वो महापौर भी रहे हैं आदेश गुप्ता, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को उनका लगा कि, और वो महिला विंग की वो भी रही है ना, महिला विंग की सक्रिय कार्यकर्ता भी रही है शैली ओबराय, इसकी वजह से उनको आम आदमी पार्टी ने महापौर पद का प्रत्याशी बनाया। और आले मोहम्मद इकबाल, तो आम आदमी पार्टी को, जो कि आपको पता ही है कि मुस्लिम सीटों पर काफी मतलब विरोध का सामना करना, सफलता मिली है। हाँ सफलता नहीं मिली आम आदमी पार्टी को मुस्लिम की ज्यादातर सीटों पे, वहां पर कांग्रेस जीती है। अच्छा। हाँ कांग्रेस जीती तो है। ये मैसेज देने के लिए कि भाई मुस्लिम्स को हम वो समर्थन दे रहे हैं पूरा अपना। और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी के पास शालीमार बाग की जो रेखा गुप्ता है, वो भाजपा के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, तीसरी बार की पार्षद भी है और काफी सक्रिय रही है, तो इसलिए उनको बनाया। कमल बागड़ी, क्योंकि बागड़ी जो है वो गुर्जर है और ओबीसी वर्ग के लिए बीजेपी सोच रही है कि ओबीसी वर्ग पहली बार के पार्षद है कमल बागड़ी क्या? बागड़ी पहली बार के पार्षद है। युवा मोर्चा में थे कमल बागड़ी, उसलिए वो पहली बार चुनकर आए युवा मोर्चा से, फिर इसलिए उनको बनाया कि वो एक तीसरे स्तर की भी लीडरशिप बीजेपी तैयार करती है, इसलिए यंग है कमल बागड़ी, इसलिए उनको लीडरशिप तैयार करने के लिए बीजेपी ने उस रणनीति के तहत उनको उप महापौर पद का प्रत्याशी बनाया। तो यानी कि अब देखते हैं कि मंगल में दंगल होता है, क्या होता है, और सबकी नजर यही रहेगी। और आपकी बात से जो मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि अगर इस बार चुनाव नहीं होता तो फिर ये कहानी बहुत लंबी चली जाएगी,
इसमें वैसे कोई कोर्ट कचहरी तो हुई नहीं है अभी कोर्ट कचहरी इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि पहले ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अधिकारों की जंग चल रही है और उसमें कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए आम आदमी पार्टी, क्योंकि कोर्ट में लेके जाएगा तो कोई आम आदमी पार्टी लेके जा सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी फिलहाल इसको कोर्ट में नहीं लेके गई है, क्योंकि पहले से एक वहां पर केस चल रहा है और आम आदमी पार्टी को ये डर है कि कहीं वो वाला केस इससे प्रभावित ना हो जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी इस मामले में शांत है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला मामला उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण। चलिए निहाल, आपका धन्यवाद। और अगर 24 तारीख में चुनाव होता है तो 24 की शाम को हम आपसे जरूर बात करेंगे, हमें समय दीजिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।